नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा जीके में पटवारी, नहरी पटवारी, ग्राम सचिव से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ज़रूरी नहीं है किसी एग्ज़ाम में आए। इसके अलावा भी जो आपका अभी हाल ही में हरियाणा का सीईटी मेन का एग्ज़ाम होना है, उसमें हरियाणा जीके के 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से उन प्रतियोगिताओं में जो हरियाणा के अन्य जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उनमें भी यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हरियाणा जीके से संबंधित और अन्य हरियाणा करंट अफेयर्स आदि जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए देखेंगे। सबसे नंबर 1 प्रश्न को देख लेते हैं। पटवारी को अन्य और किन नामों से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर रहने वाला है। तो देखिए, पटवारी जो है उसको लेखपाल, कुलकर्णी, पिंडदीमा, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसको लेखपाल उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, कुलकर्णी इसको गुजरात में, पिंडदीमा पंजाब में। तो पटवारी के सभी नाम सही हैं, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड में इसको क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में इन्हें राजस्व पुलिस कहा जाता है। गुजरात में इनको कुलकर्णी कहते हैं। महाराष्ट्र में इनको तलेठी, राजस्थान में इनको हाकिम साहिब के नाम से पटवारी को जाना जाता है। तमिलनाडु में कारनाम या अधिकारी के नाम से पटवारी को जानते हैं। नहरी पटवारी में संदिग्ध सिंचाई को क्या कहा जाता है? तो जो नहरी पटवारी में जो संदिग्ध सिंचाई होती है उसको मुर्तबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्तबा। रहट आपको पता ही है, पहले रहट के द्वारा सिंचाई की जाती थी। जब 2 बैलों को जोता जाता था और बैलों के द्वारा कुएं से पानी या किसी ऐसी जगह से पानी खींचकर खेतों में सिंचाई की जाती थी। नहरी पटवारी कौन होता है? तो नहरी पटवारी वह होता है जो नहर के पानी के राजस्व का आंकलन और संग्रह करता है। क्या करता है? नहरी पटवारी का क्या कार्य हो जाता है? जो उसके पानी के राजस्व का आकलन और संग्रह करता है। गिरदावरी कितने समय के बाद की जाती है? आपने सुना होता है ना कि गिरदावरी की जाती है। तो गिरदावरी हमेशा 6 माह में की जाती है। रबी और खरीफ की जब भी फसलें आती हैं तो हर 6 माह में गिरदावरी करी जाती है। पटवारी जमीन मापने के लिए प्राय किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो पटवारी जो करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? तो पटवारी जमीन नापने के लिए जरीब का प्रयोग करते हैं। जरीब प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ये क्या होती है? लोहे के जंजीरों से बनी होती है। क्या बनी होती है? लोहे के जंजीरों से बनी होती है। इसके बारे में पूरी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी गई है, आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो शाहजहानी जो जरीब होती है उसकी कुल लंबाई कितनी होती है? तो शाहजहानी जो जरीब रहती है इसकी कुल लंबाई 165 फुट होती है। कितनी होती है? 165 फुट रहती है। निम्न में से सबसे भारी चैन कौन सी होती है? तो देखिए, मैट्रिक चैन, गंटर, शाहजहानी या बंदोबस्ती। तो जो मैट्रिक चैन होती है इसकी ये कितनी होती है? तो ये होती है 20 मीटर लंबी। कितनी होती है? ये होती है 20 मीटर लंबी। गंटर चैन जो रहती है तो एक होती है, इसके अंदर गंटर चैन एक है, शाहजहानी चैन और एक है बंदोबस्ती। तो जो शाहजहानी है यह भी आपको बताया कितनी होती है? 165 फुट लंबी रहती है। और जो बंदोबस्ती चैन है वह होती है 82.5 फुट। 82.5 फुट रहती है। इसके अलावा है क्या है? ये है गंटर चैन। तो आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर रहती है भारी कौन सी है? अच्छा, गंटर चैन है। जो इसकी जो लंबाई रहती है यह 66 फुट। कितनी? 66 फुट होती है। और या इसको आप कह सकते हैं 22 गज 20.1 मीटर।
और इसमें जो लोहा होता है ना, लोहे की कड़ियाँ होती हैं, तो लोहे की कितनी कड़ियाँ होती हैं इसमें? लोहे की 100 कड़ियाँ रहती हैं। तो देखिए अब खुद ही देख लीजिए, मैट्रिक चेन तो 20 मीटर है, गंटर होती है 66 फुट और शाहजहानी 165, बंदोबस्ती 82.5 फुट है। तो सबसे भारी कौन सी हो गई? तो सबसे भारी हो गई शाहजहानी 165 फुट। कौन सी चैन शाहजहानी चैन से आधी होती है? तो देखिए अभी आपको यहाँ पे सारा नाप दिखाया है, तो देखिए 165 फुट है, तो आधी कौन सी है? तो बंदोबस्ती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर? बंदोबस्ती चैन, जो कि 82.5 फुट होती है। अकबरी चैन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है तनाव के नाम से। हरियाणा सरकार द्वारा घोषित मानक चैन कौन सी है? तो जो हमारे हरियाणा में ज़्यादा यूज होती है, तो यहाँ पर जो घोषित मानक चैन कौन सी की गई है, जिसके द्वारा नाप तोल यहाँ पर भूमिका किया जाता है? तो यहाँ पर मीटर चैन या मैट्रिक चैन को मानक घोषित किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो अभी आपको बताया था, इसकी लंबाई 20 मीटर होती है। गंटर चैन की, तो गंटर चैन की भी आपको बताया है अभी, चलो एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। 66 फुट या फिर कितनी है? 22 गज या 20.1 मीटर। इसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो इसमें कुल 100 कड़ियाँ होती हैं लोहे की। ठीक है, ये इसका रहेगा। बंदोबस्ती चैन, तो बंदोबस्ती चैन अभी आपको बताया था कि यह 82.5 जो फुट होती है। और यह जो शाहजहानी चैन है, शाहजहानी कितनी होती है? वो होती है 165, उसकी आधी रहती है। रेवेन्यू चैन जो रहती है, ये रेवेन्यू चैन 33 फीट की होती है। कितनी होती है? 33 फीट होती है। और इसमें कुल 16 कड़ियाँ रहती हैं। कितनी कड़ियाँ रहती हैं इसके अंदर? 16 कड़ियाँ इसमें रहती है। तो यह है। अगर आपको हमारी जो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमापन की इकाइयाँ सेंट, गुंठा, ग्राउंड का उपयोग भारत में कहाँ पर प्रचलित है? तो जो ये इस तरह की जो इकाइयाँ हैं, ये कहाँ पर प्रचलित हैं? तो यह दक्षिणी राज्यों में, जो भारत के दक्षिणी राज्य हैं, ये वहाँ पर प्रचलित हैं। पटवारी के कार्य का निरीक्षण कौन करता है? तहसीलदार, गिरदावर, जिलाधिकारी या सभी? तो जो पटवारी होता है, जो पटवारी से बड़े आपका जिलाधिकारी भी होता है, उसके बाद आपके गिरदावर और तहसीलदार सबसे बड़े ऑफिसर रहते हैं इनमें। तो जो पटवारी के कार्य का निरीक्षण यहाँ सभी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आपका आएगा सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बराबर हिस्सा किस किस को मिलता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस किस को मिलेगा हिस्सा। जब अगर 2005 के अनुसार जो अधिनियम आप लागू कर दिया गया है, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी रहती है उसमें किस किस को हिस्सा मिल सकता है। यानी जब बंटवारा किया जाता है पिता की मृत्यु के बाद, तो प्रॉपर्टी में क्या करा जाएगा? तो बेटों को हिस्सा मिलता है, बिल्कुल सही। उसकी पत्नी को, उसको भी मिलता है, बेटियों को, उनको भी मिलता है। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य में सिंचाई की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो सबसे पुरानी जो सिंचाई की विधि थी कौन सी रही है, वह आपको यहाँ पर बताना है। तो हरियाणा में सिंचाई की सबसे पुरानी विधि मोट, रहट, चैन पंप, घिरनी। तो इनमें से आपको बताना है कि जो सबसे पुरानी जो पद्धति है वह कौन सी है। तो सही उत्तर आपका रहने वाला है इसमें, जो पुरानी विधि है रहट है। रहट कैसे थे? आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बैलों के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती थी। जो बैल हैं वह यहाँ पर रहट को खींचते थे। एक चमड़े का कुछ लगा होता था, बना होता था, और उसको फिर
बैलों के पीछे लगा के रहट में लगाया जाता था, जिसको बैल खींचते थे और वो गोल गोल जब घूमते तो पानी निकलता था कुएं से या फिर नहर के द्वारा जाकर एक जगह पानी इकट्ठा जैसे किया जाता था, उसके द्वारा रहट के द्वारा सिंचाई की जाती थी। तो यह पुरानी पद्धति सबसे ज़्यादा थी हरियाणा राज्य में। तो यह कौन सी थी? रहट। हरियाणा नहरी जल निकासी अधिनियम पारित किया गया था। तो यह कब पारित किया गया है, आपको ये बताना है। उत्तर इसका रहेगा 1974 में। देश में चकबंदी किस वर्ष लागू की गई थी? देश में चकबंदी जब लागू की गई तो यह कब लागू की गई है? तो आपका सही उत्तर रहेगा 1954 में चकबंदी लागू करी गई थी और 1980 तक, जो 1980 में यह सभी राज्यों में लागू हो गई थी। एक पटवारी सर्किल हल्का आम में लगभग कितने एकड़ खेती का रिकॉर्ड रखता है? तो जो पटवारी होता है उसके पास अपने हल्के का कितने एकड़ खेती का रिकॉर्ड रहता है? तो उसके पास 5000 एकड़ का रिकॉर्ड रहता है। भूमि की शस्य गहनता में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? तो यह उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए, तृतीय। जो भूमि की जो शस्य गहनता है हरियाणा में वह कितने प्रतिशत है? तो यह 168% है। कितनी है? 168%। हरियाणा में कुल पटवार सर्कलों की संख्या कितनी है? तो जो पटवार सर्कल हैं हरियाणा में कितने हैं? तो ये रहेंगे उत्तर ऑप्शन ए 2691। कितने? 2691। हरियाणा में कुल कानूनगो सर्कलों की संख्या कितनी है? तो कानूनगो जो सर्कल है वो कितना रहेगा? उत्तर है आपका 256। हरियाणा के अंदर बताया जा रहा है, हरियाणा राज्य से संबंधित। पटवारी प्रणाली की शुरुआत की शासनकाल के दौरान हो गई थी। जो पटवारी जो प्रणाली है किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी? तो इसका सही उत्तर है आपका शेरशाह सूरी। किसके टाइम में हो गई थी स्टार्टिंग? देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि पटवार की प्रणाली जो अकबर के टाइम में, लेकिन नहीं, इनके टाइम में यह हुई थी, शेरशाह सूरी के टाइम में। अकबर के टाइम में दीने इलाही लागू की गई थी प्रथा। शेरशाह सूरी के टाइम में गज प्रणाली थी। राजस्थान में पटवारी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर रहने वाला है राजस्थान में पटवारी को हाकिम साहिब के नाम से जाना था। ये सबसे पहला जो प्रश्न था वहाँ पर आपको पहले भी मैंने बताया है, एक बार दोबारा हम बता देते हैं। नहर में पटवारी जो नहरी होते हैं, नहरी पटवारी में जो व्यर्थ बहते पानी को क्या कहा जाता है? तो जब नहर का पानी जो फालतू में बहता रहता है उसको क्या कहा जाता है? पटवारी की भाषा में, जो नहरी पटवारी भाषा में, उसको नाजेज अब्जिया कहा जाता है। इसका अर्थ होता है व्यर्थ बहता पानी। भारत में आगरा काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में आगरा काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा 1926। क्या रहने वाला है? 1926। 26 जनवरी 1951 में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 किस प्रदेश में लागू हुआ था? तो आपको बताना है इसके बारे में कि यह कब लागू किया गया था। तो यह लागू हुआ था कहाँ पर? तो 26 जनवरी जब 1951 में यह जो अधिनियम था यह कहाँ लागू हुआ था? आपका उत्तर रहेगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। आज़ादी के बाद प्राचीन जोतदारों, या इनको काश्तकार भी कहते थे, आज़ादी के बाद प्राचीन जोतदारों की इस सब किस्मों को समाप्त करके इन्हें कितने श्रेणियों में बांट दिया गया था? तो जोतदारों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था?
तो सही उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन ए 4 श्रेणियाँ। तो ये 4 श्रेणियाँ इनकी कौन कौन सी थी? तो ये थी भूमिधर, सिरदार और आसामी, और इसके अलावा अधिवासी। सबसे उच्चतम श्रेणी इसमें भूमिधर को माना गया था। किन जोतदारों को उच्च किस्म के अधिकार प्राप्त थे जिन्हें संक्राम्य यानी कि ट्रांसफेरेबल अधिकार प्राप्त थे? तो यह कौन थे? तो यह अभी आपको मैंने बताया है भूमिधर। और सबसे जो तुच्छ तथा आसामी से जो श्रेष्ठतर माने जाते थे, तो सिरदार जो इनको वैसे तो तुच्छ माना जाता था, लेकिन आसामी से इनको भी ऊपर माना, इनसे ऊपर आसामी से ऊपर सिरदार को माना जाता था। हरियाणा भू संपदा नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका कहाँ स्थित है? यह गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर रहने वाला है पंचकुला। हरियाणा में राजस्व एकत्रीकरण की दहशाला प्रणाली 1580 में किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी? उत्तर रहेगा टोडरमल। किसके द्वारा करी गई थी? ये टोडरमल के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए चुना गया प्रथम गांव है कौन सा है? तो आपका उत्तर रहने वाला है इसका करनाल सिरसी। कहाँ पर? करनाल सिरसी। राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला हरियाणा राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? तो यह है जींद। कहाँ है? जींद। हरियाणा के भूगोल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा का भूगोल आपको बताना है कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर है 3। तो कोई 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग इसके बोले जाते हैं, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भट्टियाना। तो 3 भागों में बांटा गया है। थोड़ा अच्छे से एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं। कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भट्टियाना। 18वीं शताब्दी में खेतों की जुताई राज्य में किस दिन की जाती थी? तो जब 18वीं शताब्दी थी उस वक्त में जो खेतों में जो की जाती थी, इसकी क्या जो जुताई होती थी खेतों में, वह किस दिन की जाती थी? तो यह सोमवार के दिन की जाती थी। कब की जाती थी? सोमवार के दिन की जाती थी। राज्य में कितने जिले सिंचाई व पीने के पानी के लिए नहरों पर निर्भर हैं? तो आपको बताना है कितने हैं यहाँ पर नहरों पर निर्भर। तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन बी 17। कितने हैं? बी 17। वर्तमान में हरियाणा राज्य में नहरों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में पूछा गया जो हरियाणा में नहरें हैं वो कितनी हैं? तो आपका उत्तर रहेगा तो देखिए यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सभी रॉन्ग हैं। तो इसका सही उत्तर है 1432। क्या रहेगा? 1432 यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। यह कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है।
हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? तो जो हरियाणा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा हरियाणा की जीवन रेखा आपकी सतलुज यमुना लिंक नहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सतलुज यमुना लिंक नहर को। भाखड़ा नहर, तो भाखड़ा नहर कहाँ पर है ये आपको पता ही है। तो अम्बाला जो डिवीज़न है, अम्बाला डिवीज़न की जीवन रेखा किस नहर को कहते हैं? तो अम्बाला जो डिवीज़न है उसकी जीवन रेखा भाखड़ा नहर को कहा जाता है। किसकी? ये अम्बाला डिवीज़न के लिए बोला जाता है इसको। तो हरियाणा की जीवन रेखा आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा जो प्रमुख नहर है यहाँ पर यमुना लिंक नहर है, जिसके द्वारा पानी पूरे हरियाणा को प्राप्त होता है। अच्छा, साथ ही आपको बता देते हैं जो सतलुज यमुना लिंक है, इस नहर का जो कुल लंबाई है, तो इसकी कुल लंबाई इसकी कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 92 किलोमीटर, 92 किलोमीटर। कितनी है? 92 किलोमीटर। जो पश्चिमी यमुना नहर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण कब करवाया गया था? तो यह 1355 में इन्होंने करवाया था। 1355 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यमुना नहर का निर्माण करवाया गया था। तो अच्छा, फिर एक चीज़ और है, इसके लिए एक प्रश्न और बन जाता है कि जो यमुना नहर है इसका आधुनिकीकरण कब किया गया? आधुनिकीकरण कब किया गया? तो इसका आधुनिकीकरण हुआ था, इसका आपका सन रहेगा 1889 में इसका आधुनिकीकरण किया गया था। जो भाखड़ा नहर है, अब भाखड़ा नहर के बारे में एक चीज़ और आपको बता देते हैं। भाखड़ा नहर जो सबसे बड़ा एक तंत्र है, जो नहरों का जो सबसे बड़ा हरियाणा में तंत्र है, हरियाणा में नहरों का सबसे बड़ा तंत्र कौन सा? वो भाखड़ा नहर का ही है। पश्चिमी यमुना नहर की जो ब्रांच है इसकी कुल शाखाओं के साथ, तो इसकी जो कुल शाखाएं हैं पश्चिमी यमुना नहर की, कुल जो शाखाएं हैं, शाखाओं के साथ अगर आपको पूछा जाए कि इसकी शाखाओं के साथ कुल लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे कितनी? 86 मीटर। कितनी? 86 मीटर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बन जाते हैं और ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। जो आने वाले अन्य जो क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे, चाहे वह नहरों की लंबाई से संबंधित या अन्य, वह अगले आने वाली वीडियो में हम जरूर लेकर आएंगे। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमापन सर्वेक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो भूमापन जो सर्वेक्षण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑप्शन बी। 2 प्रकार इसमें कौन से रहते हैं? एक होता है समतल सर्वेक्षण और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है भूपृष्ठ। दूसरा होगा यहाँ पर भूपृष्ठ सर्वेक्षण। तो ये सर्वेक्षण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हैं। तो ऑप्शन बी। 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? तो 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। ऑप्शन ए। क्षेत्र सर्वेक्षण के अंतर्गत कौन सा सर्वेक्षण नहीं आता है? तो जब सर्वेक्षण किया जाता है भूमि का, तो इसके अंतर्गत कौन सा सर्वेक्षण नहीं किया जाता है? तो देखिए, भूकर सर्वेक्षण भी होता है,
स्थलाकृति भी होता है, नगरों का भी सर्वेक्षण करा जाता है, लेकिन किसका नहीं हो सकता? जो खगोलीय यानी कि जो आसमानी है, आसमानी जो सर्वेक्षण होता है वह नहीं होता है। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी है? अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका प्यार हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।